हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूं। जैसे कि हमारी श्रृंखला चली जा रही है जो है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सीरीज का, उसी श्रृंखला में आज हिंदी के क्वेश्चन के साथ में मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और आज की क्लास में हम कुछ आगे वाले हिस्से की जो टॉपिक जो बचे हुए थे उस सेक्शन को यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है, तो देरी किस बात की, चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या पूछता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कहता है पीछा छुड़ाना, ऑप्शन बी कहता है विस्तृत अनुभव होना, ऑप्शन सी कहता है घुन लग जाना और ऑप्शन डी कहता है अच्छी बातें करना। ठीक है ना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि आखिर ये मुहावरे क्या होते हैं। ठीक है, तो हम अगर मुहावरे की बात करते हैं तो ये मुहावरा क्या होता है, तो समझने की बात है कि मुहावरे क्या होते हैं। पहली बात कि मुहावरा क्या है, मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है वक्र अभिव्यक्ति, इसका अर्थ होता है वक्र अभिव्यक्ति। ठीक है, तो जब किसी बात को सीधे ना कहकर वक्र अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम आपके क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे रोजमर्रा कहते हैं या हिंदी में इसे वाग्धारा कहा जाता है, परंतु परिभाषिक शब्द के अंतर्गत हम इसे मुहावरा के नाम से जानते हैं। इस मुहावरे की खासियत क्या होती है, इस मुहावरे की खासियत होती है कि यह एक वाक्यांश होता है। तो मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है ना। किसी बात का शाब्दिक अर्थ ना लेकर यह क्या करता है, लाक्षणिक अर्थ को लेता है। किसी बात को सीधे ना कहकर, किसी बात को सीधे ना कहकर अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी पूर्ति किससे होती है, मुहावरे से होती है। जो समाज जितना विकसित होगा वहां पर मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग उतने ही विकसित माने जाते हैं। ठीक है, अगली बड़ी बात कि इस मुहावरे की खासियत होती है कि यह एक वाक्यांश है, इसलिए वाक्य के भीतर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य के भीतर इसका प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस में ये डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वाक्य के भीतर प्रयोग होकर क्या हो जाता है, वाक्य में समा जाता है। क्लियर हो गया, वाक्य में क्या हो जाता है, समा जाता है। ठीक है, अगली बड़ी खासियत क्या होती है इस मुहावरे की, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर वाक्य में प्रसंग के अनुसार, वाक्य में प्रसंग के अनुसार जहां उसका भावार्थ स्पष्ट हो रहा हो वहीं मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक अर्थ क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाएगा तो मुहावरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। खिचड़ी पकाना कहते हैं, आंखें दिखाना कहते हैं, उसी प्रकार अगर हम कहते हैं आसमान में पैर रखना तो इसमें उंगली में नचाना कहते हैं, तो इसमें हम शाब्दिक अर्थ को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शाब्दिक अर्थ को अगर लिया जाएगा अर्थ तो आंखें दिखाना का मतलब आंखों की जांच करवाना होगा, खिचड़ी पकाना का शाब्दिक अर्थ पकवान पकाना हो जाएगा। ठीक है ना, हाथ पीले करना का अर्थ है आपके हाथों में हल्दी लगाना हो जाएगा, परंतु शाब्दिक अर्थ को ना लेकर के इसका लाक्षणिक अर्थ को लिया जाता है। और यही वजह है कि अगर हम हाथ पीले करना कहते हैं तो वैदिक रीति से विवाह करना हो जाता है, आंखों में धूल झोंकना कहते हैं तो धोखा देना हो जाता है। और यही वजह है कि जब आपको ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सब्ज बाग दिखाना तो अच्छी बातें कहकर बहकाना इसका उचित अर्थ माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि इस मुहावरे की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि या तो ये मुहावरा संज्ञा और क्रिया से बना होता है,
या तो ये मुहावरा संज्ञा और विशेषण का बना होता है। चिकना घड़ा होना कहते हैं, है ना, आंखों में धूल झोंकना कहते हैं, आंखें दिखाना कहते हैं। तो ये हमारे लिए आपके संज्ञा और क्रिया वाले, संज्ञा और विशेषण वाले मुहावरे होते हैं। मैक्सिमम मुहावरों की संख्या जो है वो संज्ञा और क्रिया, जैसे हाथ मलना, छक्के छुड़ाना, है ना, उसी प्रकार है आंखें दिखाना, ठीक है ना, उसी प्रकार कह सकते हैं आसमान में पैर रखना, छाती के बाल खींचना कहते हैं, आंखों में धूल झोंकना कहते हैं, है ना, उंगली करना कहते हैं। तो मैक्सिमम मुहावरे संज्ञा और क्रिया वाले पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अधिकांश मुहावरे क्या होते हैं, शरीर के अंग पर आधारित, है ना, तो शरीर के अंग पर आधारित मैक्सिमम मुहावरे जो हैं वो पाए जाते हैं। अब बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करने वाले मुहावरे की अगर हम बात करते हैं तो नाक को चने चबाना, गर्दन झुकाना, छाती के बाल खींचना, छाती पर पत्थर लदकना अगर कहते हैं, ठीक है ना, और इसी प्रकार कह सकते हैं आपकी उंगली करना कहते हैं, पेट में दांत होना कहते हैं, दांत का टिरोटी होना कहते हैं। तो सब हमारे लिए मुहावरे की सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि मुहावरे जो होते हैं वो समय के आधार पर बदल जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार इसमें मुहावरों में परिवर्तन की गुंजाइश देखने को मिलती है। तो मुहावरा समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। क्या पूछता है, सांझे की हांडी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कहता है सभी बिना जवाबदेही के कार्य करें तो सफलता हाथ लगती है। ऑप्शन बी कहता है सावधानी से कार्य करना। ऑप्शन सी कहता है जिम्मेदारी एक व्यक्ति को हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। और ऑप्शन डी कहता है भ्रमण पर जाने से कार्य बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कहावत। कहावत को ही क्या कही जाती है, कहावत को ही हम कहते हैं लोकोक्ति। क्या कहते हैं, लोकोक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, कि सांझे, सांझे मतलब कि जहां बहुत सारे लोग होंगे तो काम जो है वो बिगड़ जाता है। यानी कि जिम्मेदारी एक व्यक्ति को ही देनी चाहिए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी वह जिम्मेदारी से काम करेगा। लेकिन अगर सांझा है मतलब कि सभी का सहयोग है तो वो उसके ऊपर छोड़ेगा काम, वो उसके ऊपर छोड़ेगा काम, और ऐसा करते करते काम जो है वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि सांझे की हांडी चौराहे फूटी, इसका अर्थ है कि जिम्मेदारी एक व्यक्ति को ही देनी चाहिए अन्यथा कार्य बिगड़ जाते हैं। अब इस कहावत को कही जाती है लोकोक्ति। तो हम लोकोक्ति के बारे में जानते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है जनसाधारण मनुष्य, किसी समूचे क्षेत्र विशेष में फैली हुई समूची जनता जो वहां निवास करती है उन्हें लोक या जनमानस कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अपने अनुभव को वो दूसरे से साझा करते हैं और उन्हीं अनुभव में उनके हर एक प्रकार के सुख दुख, राग, ईर्ष्या, द्वेष, हर प्रकार के विश्वास, अंधविश्वास, सभी प्रकार की चीजें उसके द्वारा कही गई बातों में समाई होती है। तो लोक का मतलब होता है जब वो जन श्रुति के माध्यम से, लोक श्रुति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे लोक श्रुति या जन श्रुति कहते हैं। जब उन्हीं लोक श्रुति और जनश्रुति को लिख दिया जाता है तब उसे साहित्य का दर्जा दे दिया जाता है और वो कहलाने लगता है लोक साहित्य। इस लोक साहित्य के अगर हम देखें तो हमारे लिए उसके आपके लोक साहित्य में हम पहेली, जिसको हम प्रहेलिका कहते हैं, मुहावरे और आपकी हाना यानी जिसको हम कहावत कहते हैं, उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो लोक धन उक्ति, लोगों द्वारा कही गई कथन, है ना, तो लोक उक्ति है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, लोक प्रचलित उक्ति। तो लोक प्रचलित उक्ति या लोक प्रचलित कथन जो लोगों के द्वारा कही गई है उसे लोकोक्ति कही जाती है। कही गई है इसलिए कही गई बात जो चली आ रही परंपरा से, इसलिए इसे कहावत भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो लोक प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, लोगों के द्वारा कही गई कथन को कहावत कहा जाता है। कभी किसी समय में अगर कोई घटना हुई है जिसके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनुभव प्राप्त किया गया है तो इसके पीछे कोई कहानी, कोई घटना, कोई प्रसंग होता है जिसके अनुभव के बाद यह
इसके पीछे कोई कहानी या घटनाक्रम होते हैं जिसके बाद यह लोगों के जबान पर चल निकलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक संपत्ति की तरह ये हमको विरासत से प्राप्त होती चली आती है। दूसरी बड़ी बात कि यह किसी बात को क्या करता है, किसी बात का तर्क वितर्क करके, किसी बात का खंडन मंडन करके, किसी बात को प्रमाणीकरण करने हेतु इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति एक संपूर्ण कथन होती है। ठीक है ना, लोकोक्ति एक संपूर्ण कथन है, इसलिए इसके लिए वाक्य की उतनी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है जितनी मुहावरे के लिए होती है। ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होता है। ठीक है, तो लोकोक्ति एक संपूर्ण कथन होती है जिसके लिए वाक्य की अनिवार्यता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी वाक्य को कह लेने के बाद उस वाक्य की सत्यता प्रमाणित करने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं जो लोगों के अनुभव पर आधारित होती है, तब वहां पर लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से पहले कोई कहानी या घटनाक्रम को रखी जाती है, उसके बाद उस बात का तर्क वितर्क खंडन मंडन करने के लिए, प्रमाणीकरण करने के लिए लोकोक्ति के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि लोकोक्ति जो होती है वह अपना शाब्दिक अर्थ भी लेता है। ठीक है ना, और साथ ही यह लोकोक्ति एक लाक्षणिक अर्थ को भी लेता है। शाब्दिक अर्थ वाली लोकोक्ति कहाँ से लाई जाती है, जो हमारे सुभाषितानी श्लोक होते हैं, जो आपके नीति श्लोक होते हैं, जो हमारी सुक्तियाँ होती कि लोभ पाप का कारण है, अति की हर जगह हानि होती है ना, पाप जो है वो नुकसान करता है। तो ऐसे जो आपके सत्यमेव जयते, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये कुल मिलाकर शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थ लेता है। अब अधजल गगरी छलकत जाए कहता है तो वहां पर होता है आपके लिए लाक्षणिक अर्थ कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अंधा पीसे कुत्ता खाए कहते हैं तो ये हमारे लिए कहावत हो जाती है। क्लियर हो गया, अंधा पीसे कुत्ता खाए कहते हैं। इसी प्रकार नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं तो ये लाक्षणिक अर्थ को लेने वाली कहावतें हो जाती है। लेकिन अग्र सोची सदा सुखी, अंतिम विचार सफल सदा फलदायी कहता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं कहता है, तो ये शाब्दिक अर्थ को लेते हैं। ठीक है, इसे विश्व नीति साहित्य का अंग भी माना जाता है क्योंकि लोकोक्तियों में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी कारणों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोकोक्तियां क्या होती है, लोक प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कही जाती है। यह एक संपूर्ण कथन होता है, वाक्य से बाहर कर दिए जाने पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, और इस प्रकार आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए एक छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गया है। पटंतर का मतलब क्या है, पटौहा, समतल भूमि, उपमा या पटाखा। छत्तीसगढ़ी में पटंतर का मतलब होता है उपमा देना, यानी कि अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि कालिदास की तरह कुल कवि कुल गुरु, कालिदास की तरह यह कविताओं की रचना करता है तो कालिदास उपमा हो जाती है। वैसे छत्तीसगढ़ी में अगर हम बोलथन कि राधा हर राम साय के पटंतर मत देकर, तो राम साय अगर मूर्ख है और राधा को भी अगर हम कहते हैं कि इतना राम साय असन मूर्ख हस बोल के, तो जहां तुलना की जाती है ना, कंपैरिजन, तब वहां पटंतर का मतलब होता है तुलना करना। तो ये हमारे लिए उपमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अवली और आविल का अर्थ क्या है। अब ये कहां से क्वेश्चन दिया गया बेटा, ये दिया गया है आपको समुच्चारित शब्द से। और समुच्चारित शब्द क्या होते हैं, समुच्चारित शब्द को ही एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है भिन्नार्थक शब्द। और ये क्या होते हैं, ठीक है, तो जब कभी प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक होता है, किस प्रकार के, वर्णगत त्रुटि होती है, मात्रागत त्रुटि होती है, उच्चारणगत त्रुटि होती है, तो जब किसी वक्ता और लेखक के द्वारा वर्ण, मात्रा और उच्चारण संबंधी गलती हो जाती है तो एक समान उच्चारित होने के कारण इसे समुच्चारित,
एक समान सुनाई देता है इसलिए समश्रुत, एक ही रूप का नजर आता है इसलिए समरूपी कहते हैं, ठीक है। एक ही समान का भास होता है इसलिए समभाषी कहते हैं, परंतु लिखने और अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं इसलिए इसे भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि अवली और आविल का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भंवरा और जल, नदी और गंगा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवली और आविल कहता है ना, तो अवली का मतलब होता है हमारे लिए आपका पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा। इसलिए तो दीप की अवली है तो दीपावली कहते हैं, है ना, दीप की आवली है तो दीपावली कहते हैं और आविल का अर्थ होता है गंदा, ठीक है। वैसे ही देखिए अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कभी हमारे लेखन में अगर कोई गलती हो जाती है, एक मात्रात्मक गलती, कि ये है हमारे लिए आपकी लघु स्वर की मात्रा जिसमें हमने लिखा चीता, ठीक है ना, और इसी में अगर हम लिखते हैं इस प्रकार में चीता और एक मात्रा में बिंदी लगा देते हैं तो अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो जब उसमें कोई बिंदी नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है शव, बड़ी ई की मात्रा में हो जाता है आपका लेपर्ड, है ना, यानी कि हमारा एक जानवर, और बिंदी लगा दे तो हमारे लिए चिंता होकर हो जाती है परेशानी। इसी रूप में अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे कि ये और ये, ठीक है ना, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इसका जन्म होता है जरा और जरा। इसी प्रकार एक और शब्द देख लीजिए जैसे कि ये दोनों, ठीक है ना, ऐसे ही देख लीजिए जैसे कि ये दोनों, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना, और इसी प्रकार ये देखिए इसमें भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें गलती क्या हुई है, इसमें हमें नुक्ता संबंधी गलती है। नुक्ता का मतलब क्या होता है, अरबी, फारसी, पश्तो और अंग्रेजी के शब्द का जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो उसमें शब्द का उच्चारण करते समय जब गले में भारीपन होता है और उनके उच्चारण करते समय थोड़ा सा गला दबने सा महसूस होता है तब उसे नुक्तादार शब्द कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये आगत व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, क, ख, ग, ज, फ कहते हैं, है ना, और देखिए फ कहते हैं फूल, फल, फसल कहते हैं, तो दोनों लिप्स एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अगर हम फैसला कहते हैं, फरमान कहते हैं, फ्रिज कहते हैं तो नीचे का दांत नीचे के होठ से टकराता है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कमल, कोमल, कंवल कहते हैं तो केवल कंठव्य है, लेकिन कायदा कहते हैं, कशीदा कहते हैं, है ना, कवायद कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं जैसे कि खलीस कहते हैं, खालिस कहते हैं, खुशी कहते हैं, खुशनुमा कहते हैं तो ख हो जाता है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल अगर कहता है जैसे कि हमारे लिए आपका खरगोश कहते हैं, अब हमने उसको खरगोश ना कहकर खरगोश कह दिया, खुशी ना बोल करके खुशी कह दिया। वैसे ही अगर हम देखते जैसे कि गमला, गोदाम, हमने उच्चारण तो कहा पर रियल फॉर्म क्या है, गमला है, गोदाम है, गम है, ठीक है ना, जायका है, जीरा है, जाफरान है, ठीक है ना, जमीर है। तो जब तक हमारे पास हिंदी में उससे मिलता जुलता शब्द नहीं है तब हम उन्हें बेनुक्तादार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कायदा ना कहकर कायदा कहें तो भी चलेगा, जमीर ना बोलकर जमीर कहें चलेगा, जमीन ना बोल करके जमीन कहें तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो धरातल है, हमारे पास तो नियम है, हमारे पास जो है वो काम करने का तरीका है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो हिंदी में भी पाए जाते हैं तब उसके नीचे एक बिंदी को लगाया जाना जरूरी हो जाता है और इसकी वजह से शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे कि सजा, सजा का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, कमरे को सजा कर रखना, तब वो सजावट हो गई। लेकिन अगर कहता है क्या, हमसे का भूल हुई जो ई सजा हमका मिली, तो सजा का मतलब हो जाता है पनिशमेंट, ठीक है। और इसी प्रकार अगर कहता है तुम चुप रहो, मुझसे बहस मत करो, मुझे तुम्हारा सारा राज मालूम है, तो राज कहता है तो गुप्त बात हो जाती है। और कहता है भारत एक ऐसा देश है जिसके बहुत से राज्यों में बीजेपी का राज चलता है, तब वो शासन हो जाती है। इसी प्रकार देखिए ताक और ताक,
ताक कहता है तो ताक का मतलब होता है देखना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तब ये ताक है। लेकिन ताको कहता है तो ये रेक हो जाता है, जो दीवार पर आला पठेरा जिसको हम कहते हैं। अब इसी प्रकार जरा और जरा हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जरा का मतलब होता है थोड़ा, और जरा का मतलब होता है आपका थोड़ा तनिक, और जरा का मतलब हो जाता है वृद्धावस्था। तो जरा जरा बहकता है महकता है अगर कहता है तब। और इस तरह अगर देखने वाली बात होती है कि उच्चारण की गलती से अगर एक समान उच्चारित हो जाए तो उसे हम समुच्चारित शब्द कहते हैं। और कभी आपको ये प्रश्न पलटा के दे देता है कि पंक्ति और गंदा को संबोधित करने के लिए निम्न समुच्चारित शब्द में से कौन सा शब्द है जो उसके अर्थ को स्पष्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बाण और तालाब का भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द का सही जोड़ी बताइए। अब देखिए यहां पर क्या कह दिया, अवली और आविल का अर्थ क्या है, इसी को पलट दिया, जैसे मैंने अभी बताया पलट दिया कि बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाले शब्द का चयन कीजिए। अब आपको देखना है कि जो दिया हुआ है उसका आधार, बाण का मतलब क्या, शर है, कृपाण है, शर है या सैंधव है। तालाब का अर्थ क्या, सिंधु है, उदधि है, सर है या पुष्कर है। ठीक है, तो इसका आएगा कि बाण का मतलब है हमारे लिए आपका शर, और तालाब को सर कहते हैं। और सर का मतलब होता है सरोवर, है ना, सरोवर, सर से बना है सरोवर। क्लियर हो गया। और आप बोलते ना मेरा सर दुख रहा है, सर नहीं दुखता, सर तालाब को कहा जाता है। ये संस्कृत का शीरस है, संस्कृत का शीरस है जिससे बना हुआ है सिर। तो बोलिएगा हमेशा कि मेरे सिर में दर्द है। सर जो है अंग्रेजी का पोस्ट है, सर SIR कहते तो वो अंग्रेजी का पोस्ट है। किसी जेंट्स पर्सन को हम रेस्पेक्ट देते हुए हम उसे सर के नाम से ग्रीड करते हैं। हिंदी में वही सर हमारे लिए तालाब है। अब इंग्लिश में जो हम देखते हैं पिक, पिक का इंग्लिश में क्या होता है, पिक का मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो मेरी पिक खींच लोगे क्या प्लीज, मुझे अपनी पिक शेयर करिए ना प्लीज। ये पिक हो जाता है हमारे लिए PI, आपका कहते हैं CK, है ना, तो पिक कहते हैं PIC कहते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है पिक्चर का। वही पिक क्या होता है, पिक ऑफ माउंटेन होता है इंग्लिश में PEAK कहकर। लेकिन हिंदी में यदि हम पिक कहते हैं तो दो अर्थ है, एक पिक कहते हैं और एक पीक कहते हैं। ठीक है ना, इस पीक का मतलब होता है कोयल, इस पीक का मतलब होता है कोयल। और ये क्या होती है, जब आप गुटखा या पान खाते हैं तो जो थूकते हैं ना आप, तभी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पीक दान, थूक दान लिखा होता है। तो हर शब्द का हिंदी में अलग अर्थ होता है। मात्रात्मक त्रुटि हो गई, उच्चारणगत त्रुटि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर A कहता है अभी, ऑप्शन नंबर B कहता है अधि, ऑप्शन नंबर C कहता है अत, और ऑप्शन नंबर D कहता है अध। सबसे पहली बात कि उप का मतलब होता है करीब, पास, समीप और नजदीक, है ना। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो किसी भी धातु शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द में नयापन, विकार, परिवर्तन या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। ये हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, ये हमेशा जुड़ते हैं शब्द के आरंभ में। तो इसको कहाँ जोड़ा जाता है, इसे जोड़ा जाता है शब्दारंभ में। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं। जब ये उपसर्ग जुड़ते हैं तो विशेष तौर पर 3 प्रकार के या 4 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। शब्द में नयापन आता है, शब्द का अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, विलोम शब्द का निर्माण करता है, ठीक है ना, और विशेष प्रभाव वाले शब्द बनाता है। उपसर्ग की खासियत है कि ये हमारे लिए एक अक्षर वाले होंगे, है ना, नी, वी, सु, क, कु, प्र, है ना, 2 अक्षर वाले होंगे, परी, परा, अधि, अभि, उत, उद, ऐसा करके 3 अक्षर वाला उपसर्ग कभी भी पाया नहीं जाता। ठीक है, जब ये उपसर्ग मूल धातु से जुड़ते हैं तब वहां उपसर्ग में होती है आपकी स्वर संधि की प्रक्रिया, कुछ यहाँ होती है व्यंजन संधि की प्रक्रिया, और कुछ उपसर्ग की प्राप्ति आपको विसर्ग संधि से भी देखने को मिलती है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट वन चीज कि उपसर्ग का जब प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का जब प्रयोग किया जाता है तो उपसर्ग का प्रयोग करते समय ये जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बहुदिशागामी, है ना, क्या करते हैं, बहुदिशागामी अर्थ देते हैं। मतलब कि हालांकि इन उपसर्गों में बहुत से उपसर्ग ऐसे हैं जिसका एक अर्थ होता है, परंतु जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उस शब्द से संबंधित बहुत सारे अर्थ को देते हैं। कभी नकारात्मक, कभी विशेष अर्थ वाला, कभी नयापन वाला, कभी बदलाव वाला, ऐसा प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो बहुदिशागामी अर्थ को ये उपसर्ग देते हैं, ठीक है ना। ये उपसर्ग जिसमें हम आपके संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं जिसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं जैसे हम तद्भव उपसर्ग करते हैं, और अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं उसे विदेशज उपसर्ग कहा जाता है ना। तत्सम उपसर्ग से जो भी शब्द बनेंगे वो संस्कृत प्रभावित तत्सम शब्द होंगे, और तद्भव उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो लोक व्यवहार के बोली में प्रयोग होने वाले शब्द होंगे, और विदेशज उपसर्ग से उसी प्रकार के विदेशी शब्द अरबी, फारसी और हमारे लिए अंग्रेजी के शब्द का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग समझ में आ गया। और उपसर्ग की खासियत क्या होती है कि यह मूल शब्द के साथ में जब जुड़ता है तो उसमें संधि की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है कहता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए अधि उपसर्ग है। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर स्वर संधि की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देखिएगा, जब यहाँ पर अध्यक्ष कह रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ है अधि धन अक्ष, क्या है, अधिधन अक्ष, यहां से आया ई और यहां से आया अ। तो जब यहां से अध में से हमने ई को हटा दिया और यहां से अक्ष कह रहा है तो ध को हटा देते, ई और अ ने क्या बनाया, इया। अब यहां ध के बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए अधूरा हो गया, तो अधि अक्षर से बन गया अध्यक्ष। क्लियर हो गया। यहाँ पर कौन सी संधि हुई, यण स्वर संधि। और यही वजह है कि किसी शब्द में यदि अब नजर आए तो वहां पर होता है अभि उपसर्ग, किसी शब्द में प्रत नजर आए तो वहां होता है प्रति उपसर्ग, किसी शब्द में अत नजर आए तो वहां होता है अति उपसर्ग, जैसे कि अभ्यागत, अभ्यारण्य, प्रत्युत्तर, प्रत्येक, प्रत्याहार, अत्यधिक, अत्याचार कहता है। इसी प्रकार अन उपसर्ग आए तो अनुव्यय हो जाता है, अन्वय हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर अध नजर आया तब हमारे लिए क्या हो जाता है, अधि उपसर्ग हो जाता है। अध्यक्ष कहता है, अध्यादेश कहता है, ठीक है। ये यण स्वर संधि की प्रक्रिया है, ठीक है। कभी कभी अगर हम देखते हैं जैसे कि पर्य, मतलब यहाँ पर परि उपसर्ग है, पर्यावरण कहता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए आपके उपसर्ग हैं जिसके इस्तेमाल यण स्वर संधि की प्रक्रिया से होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि सम देखने को मिला तो वहां पर हमारे लिए सम उपसर्ग है। आधा व आधा न है तो यहाँ वी उपसर्ग और यहाँ पर हमारे लिए नी उपसर्ग देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। और जब कभी किसी शब्द में हमें देखने को मिला ये सारे, जहां पर हमारे लिए उत है, उल है, उद है, ऊन है, ठीक है ना, तो यहाँ सभी में हमारे लिए उत उपसर्ग पाया जाता है। किसी शब्द में हमें अर देखने को मिला तो वहां पर हमारे लिए या तो नीर है या हमारे लिए दूर है। क्लियर हो गया। ये सभी उपसर्ग की पहचान है जो मैंने आपको बताई है। और इसमें मैंने क्या बताया कि जब हम अध्यक्ष कहते हैं तो अधिधन अक्ष से हमारे लिए अध्यक्ष का जन्म होता है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, और ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका आंसर क्या होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। और ये भी हमारे लिए क्या है, ये एक कहावत है, ठीक है। कभी कभी मुहावरे और लोकोक्ति से प्रश्न, जो मैंने आपको मुहावरे लोकोक्ति की विशेषताएं बताई ना, उनमें से कह देता है कि इनमें से कहावत के लिए कौन सा कथन सही है या नहीं है, इनमें से एक लोकोक्ति के लिए सही है या नहीं है, मुहावरे से संबंधित विशेषताओं में कौन सा लक्षण उपयुक्त है या नहीं है, कौन सा लोकोक्ति या मुहावरे के लिए गलत कथन है उसका चयन कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है। 3 मुहावरे में एक लोकोक्ति, एक लोकोक्ति में 3 मुहावरा दे देता है। कभी मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ दे देता है
है, उससे संबंधित मुहावरे लोकोक्ति का चयन करने देता है, तो कभी लोकोक्ति और मुहावरा दे देता है जिसके अर्थ को ढूंढने के लिए देता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है, स्वच्छ और पसीना, सफेद और पसीना, सफेद और रक्त, चांदनी और सफेद। ये भी समोच्चार्य शब्द है। तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, इसलिए स्वेदज, जो स्वेद से जन्म लेता है उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेद पसीने से जन्म किसका होता है, जूं का होता है, इसलिए जूं का पर्यायवाची स्वेदज होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन ए कहता है संस्कृत, ऑप्शन बी कहता है हिंदी, ऑप्शन सी कहता है उर्दू और ऑप्शन डी कहता है अंग्रेजी। ठीक है ना, बिन पूछे मेरा नाम और पता, सपनों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हुआ, हिंदी का उपसर्ग। ठीक है, कौन सा उपसर्ग हुआ, हिंदी का। क्यों हुआ, हिंदी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अ है, अथाह, अगाध कहता है, अन है, अनमोल, अनगिनत, अनचिन्हार अगर कहता है। इसी प्रकार हमारे लिए दु है, दुबला है, दुकान है। ठीक है ना, बिन सोचे, बिन समझे, बिन जाने कहता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर कहते अ, अन, दो, बिन कहते हैं। ठीक है ना, ये सभी हमारे लिए हिंदी के शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो अ, अन, दो, बिन। इसी प्रकार कुलक्षण कहते हैं, कुचाल कहते हैं, सुविचार कहते हैं, सफल कहते हैं, सगोत्र कहते हैं। ठीक है, ये सब हमारे लिए हिंदी के उपसर्ग हैं जो आते हैं। इसी प्रकार अधपका, अधमरा, अधखिला कहते हैं। ठीक है ना, बिन ब्याहे, बिन सोचे, बिन समझे, तो ये हिंदी का उपसर्ग है। उर्दू के उपसर्ग में क्या होता है, उर्दू के उपसर्ग में हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, लाचार, लावारिस, बद कहते हैं, है ना। इसी प्रकार ना कहते हैं, खुश कहते हैं। ठीक है ना, हर कहते हैं। ठीक है, आपका इसी में बा कहते हैं, ब कहते हैं। ठीक, आपका एन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गैर जिम्मेदार, लाइलाज, बदनाम, बदहवास, नाजायज, ना पसंद कहते हैं, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, हर दिल, हर वक्त, बाकायदा, बामुलाइजा, एन वक्त कहते हैं। ठीक है ना, ये सभी में हम इसमें देखते हैं बिला वजह कहते हैं, बिला शक कहते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं, बर्दाश्त, बरखात कहते हैं, दरअसल कहते हैं। ये सभी हमारे लिए अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं और कुछ उपसर्ग इसमें और है। अंग्रेजी में हाफ पैंट कहते हैं, सब इंस्पेक्टर कहते हैं, हेड जमादार कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, है ना। तो हाफ कहते हैं, सब कहते हैं, हेड कहते हैं, जनरल और चीफ कहते हैं। ठीक ना, डिप्टी लगाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं, है ना, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। ये अंग्रेजी है। संस्कृत में क्या होता है, अगर हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं तो संस्कृत में क्या होता है, अ और आ होता है, जैसे कि असत्य है, अधर्म है, आगमन, फिर है अनु जिसमें अन्वय बनता है, अनुसरण बनता है, अव है, अवरोध, अवमानना कहकर। ठीक है, इसके अलावा अति, अधि, ठीक है ना, अभी, ठीक है ना, परी, परा, ठीक है ना, निर, साथ ही निस। इसके अतिरिक्त क्या होता है, दूर, फिर क्या होता है, दुस होता है, वी, नी, ठीक है ना, प्र, सम होता है। ठीक, ये सभी उपसर्ग होते। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे लिए उत है, उद है, उल है, उन है, ये सभी उपसर्ग देखने को मिलते हैं। तो बिन किस भाषा का उपसर्ग है, तो बिन हिंदी भाषा का उपसर्ग है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए कहता है अव, ऑप्शन बी कहता है अ, ऑप्शन सी कहता है व और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। इसमें आएगा हमारे लिए अ। अब प्रति धन अय, प्रति धन अय से बना है हमारे लिए प्रत्यय। हर शब्द के अंत में जुड़ने वाला, तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है।
किसी भी मूल धातु शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में नयापन, विकार, परिवर्तन या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। जिस तरह उपसर्गों के जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय के जुड़ने से भी शब्द का निर्माण होता है। पर प्रत्यय जिस शब्द से जुड़ते हैं उसी शब्द से संबंधित जवाब देते हैं, जबकि उपसर्ग किसी शब्द से जुड़ते हैं तो बहुदिशागामी अर्थ को देते हैं। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर जब प्रत्यय मूल धातु से जुड़ता है तो वर्ण और मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं। इतिहास में एक जुड़ा तो ऐतिहासिक, पुराण में एक जुड़ा तो पौराणिक हो जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी बड़ी बात, ये जो प्रत्यय होते हैं, इस प्रत्यय की खासियत होती है कि जब भी प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये एक अक्षरी भी है, ती, ता, ना, उसी प्रकार दो अक्षरी भी है, खोर है, वाला है, वैया है, तीन अक्षरी भी है, आहट, आवट कहकर, और एक है चार अक्षरी, अक्कड़ कहकर। ठीक है। तो पांडव में अगर देखा जाए तो पांडु है ना, पांडु कहता है तो हमारे लिए पांडु धन, हमारे लिए अगर कहता है व, तो यहाँ पर उ, पांडु धन हमारे लिए क्या कहता है, अ। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, पांडु धन अ कहता है। ठीक है। अब यहां से हमारे लिए उ और यहां से अ, दोनों मिलकर क्या बन गए, व बन गए, इसलिए यहां पर उपसर्ग आता है हमारे लिए, आपका प्रत्यय उपसर्ग आता है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई या मिलाप। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो, एक होता है प्राइमरी सफिक्स जिसे हम कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और दूसरा होता है नॉमिनल सफिक्स जिसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, वो प्रत्यय जो क्रिया के धातु के अंत में जुड़ता है, वो प्रत्यय जो क्रिया के धातु के अंत में जुड़ता है तो उस प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो कृत प्रत्यय जिसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और अगर वही संज्ञा है या वही हमारे लिए क्या है, सर्वनाम है, या यही हमारे लिए एक विशेषण का शब्द है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ने वाला जो प्रत्यय होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब भिड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, मिलना क्रिया है, तो ये तीनों हमारे लिए कृदंत प्रत्यय होंगे। लेकिन वर्ष कहता है तो एक विशेषण का शब्द है, वर्ष कहता है तो संख्यावाची विशेषण का शब्द है, इसलिए वर्ष में एक जुड़ा तो बन गया हमारे लिए वार्षिक। ठीक है। इन दोनों के अलावा संस्कृत में हम देखते हैं एक फेमिनाइन सफिक्स, और ये क्या होते हैं, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिस प्रत्यय के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो किसी क्रिया के अंत में जुड़ा तो कृत प्रत्यय जिसे हम क्या नाम देते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और एक है हमारा तद्धित प्रत्यय। और ध्यान रखिएगा, कृदंत प्रत्यय के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। कृदंत प्रत्यय के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कृदंत में कर्ता सूचक, कर्म सूचक, भाव सूचक, है ना, करण सूचक और क्रिया सूचक शब्द का निर्माण होता है। तद्धित के अंतर्गत हम देखते हैं गुणवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, गुणवाचक होता है, भाववाचक होता है, कर्ता सूचक होता है, आपका वंश नाम सूचक होता है, उन्नार्थक संख्या हो जाती है, स्थान सूचक हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे करके सभी के धीरे धीरे उनसे जितने भी प्रत्यय होते हैं अलग अलग प्रकार के शब्द का जन्म जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनियर, ईय, य या णीय। इसमें आएगा अनियर प्रत्यय। ये हमारे जो प्रत्यय, जिस प्रत्यय की बात की जाए तो हम हिंदी भाषा में आपके कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं आपके संस्कृत के प्रत्यय का, है ना, यानी कि हम संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी मूल धातु के साथ में हम अनियर का प्रत्यय प्रयोग करते हैं, अनियर, अनियर का मतलब होता है योग्य के अर्थ हेतु, अनियर का मतलब होता है योग्य का अर्थ।
अब रमण कह रहा है, रमण कह रहा है, और यहाँ पर है हमारे लिए अनियर प्रत्यय। तो जब किसी मूल धातु में यह जुड़ता है तो र साइलेंट हो जाता है, और इसलिए रमण अनियर से हो जाता है हमारे लिए रमणीय। रमण अनियर से हो जाता है रमणीय। तो योग्य, रमणीय मतलब देखने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार हमारे लिए एक प्रत्यय होता है कत्वा प्रत्यय, है ना। इसका मतलब होता है हिंदी में होकर, है ना। अब यहाँ पर आपका कहते हैं होकर, या हम इसका मतलब कहते हैं जाकर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कर, इसका मतलब होता है कर, या हम कहते हैं करके, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसलिए गम धातु में जब कत्वा जुड़ता है ना, ऐसे सिचुएशन में म साइलेंट होता है और क साइलेंट होता है, और हम कहते हैं गत्वा, मतलब कि जाकर। इसी प्रकार पठ में कत्वा जोड़ता है तो बन जाता है पठित्वा, ठीक है ना। एक होता है तव्यत, तव्यत का मतलब होता है चाहिए। जब क्री धातु कहता है और तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो त साइलेंट हो जाता है, और क्री से हमारे लिए ये कर बन जाता है, और ये हो जाता है तव्य, और हमारा शब्द बन जाता है कर्तव्य, तुम्हें करना चाहिए कहने के लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। और इस तरह हमारे लिए कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार हमारे लिए आपका ल्यत तव्यत प्रत्यय है। एक प्रत्यय होता है ल्यप प्रत्यय, इसका भी मतलब होता है करके, पर इसके कुछ नियम हैं। जब किसी मूल धातु के पहले हमारा कोई उपसर्ग हो, ये धातु शब्द है, और इस धातु शब्द से पहले कोई उपसर्ग हो जाए, तब यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग ना करके ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिचुएशन में ल और प साइलेंट हो जाता है, और सबको मिला के बन गया प्रदाय, मतलब कि दे करके। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन के आधार पर क्या पूछा था, अनियर प्रत्यय, तो अनियर हो गया। इसी प्रकार मैंने कत्वा प्रत्यय दिखा दिया, तव्यत प्रत्यय दिखा दिया, लप प्रत्यय दिखा दिया, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ और प्रत्यय होते हैं, जैसे कि वतुप प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। कहाँ पा सकते हैं, उड़ान इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज की जब क्लासेस लगती हैं, चाहे कोई भी फैकल्टी पढ़ाता हो, हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है। ये सारे प्रोसेस हम क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। अभी चूंकि सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताना है, इसलिए बहुत डिटेल में हम चीज़ों को बता नहीं सकते, पर पहचान के तौर पर हमने इसको बताने की कोशिश की है। और खासकर मैंने आपको संस्कृत के प्रत्यय के बारे में बता दिया कि ये जितने भी प्रत्यय हैं वो संस्कृत के प्रत्यय हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनने वाले शब्द तत्सम प्रभावी होंगे, परंतु जब हम हिंदी के प्रत्यय की बात करेंगे उससे बनने वाले शब्द लोक व्यवहार की बोली वाले होंगे, और अरबी फारसी का जो प्रत्यय होगा उससे बनने वाले शब्द अरबी फारसी रिलेटेड आपके शब्द होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी गुण स्वर संधि। अब देखते हैं कि संधि क्या होती है। दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर हो जाते हैं, लेकिन पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर अगर दूसरे शब्द के फर्स्ट साउंडिंग लेटर को संयोग करता है तो देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि जब शब्दों को इतना पास रख दिया जाए कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर दूसरे शब्द के फर्स्ट साउंडिंग लेटर को इफेक्टेड करने लगे, तो वहां पर जो प्रोसेस होती है उसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस, या हम उसे संधि की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन दो शब्दों के बीच के अगर उचित विराम दिया जाए जहां पर शब्द एक दूसरे को प्रभावित ना कर पाए तो उसे संगम कहा जाता है। तो संगम और संधि में एक ही चीज होती है कि दो शब्दों के बीच दिया जाने वाला उचित विराम संगम कहलाता है, और शब्द के बीच में विराम नहीं दिया और पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर दूसरे शब्द के साउंडिंग लेटर फर्स्ट को इफेक्ट करता है तो वहां संधि की प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर कहता है मैंने ही, है ना, और कहता है मैं नहीं, ठीक है ना। अब देखना क्या है, जैसे कि हमारे लिए ये देखिए अंतर कितना है, अंतर कितना हो जाता है। इसी प्रकार यहां देखिए कितना अंतर हो जाता है। तो मेरा बताने का मतलब क्या हो रहा है,
दो शब्दों के बीच की सीमा को जानकर दिया जाने वाला उचित विराम क्या कहलाती है? संगम कहलाती है। अगर कहता है कि परीक्षा में तुमने प्रतियोगिता में शामिल होने की कोशिश की, सफल नहीं हुए, इसलिए इसमें तुम हारे, है ना, तुम हारे। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो अर्थ पूरी तरह से बदल गया। इसी प्रकार अगर कहता है कि पीली वस्तु गुरुवार के दिन के लिए अच्छी होती है, तो पीली कहता है तो ये हमारे रंग है, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और सारी की सारी तुमने पी ली, अगर कहता तो अर्थ बदल जाता है। आज बहुत अच्छा मौसम है, आज वाइन लाना, आज वाइन लाना कहता है तो वो हमारे लिए पेय पदार्थ हो गया, लेकिन कहता है नहीं भाई पकौड़े बनाने हैं, अजवाइन लाना, तब उसका अर्थ अलग हो जाता है। उसी प्रकार कहता है अगर बत्ती पर नहीं रुके, अगर बत्ती पर नहीं रुके तो अगरबत्ती जल जाएगी, समझ में आ गया। और इसी प्रकार कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यशोदा मैया कहती है कि हाँ बच्चा तुमने माखन नहीं चुराया, पर कृष्ण फिर कहते हैं री मैया मोरी, ओ री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैं नहीं और मैंने ही, मैंने नया घर बनवाया है, नया घर बनवाया है, आज ही मैंने नल की वहां पर क्या की है, व्यवस्था करवाई है। पर नल इतना खराब था कि कुछ ही समय में नल की टूट गई। लड़के लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़के आ रहे हैं। असरकारी काम असरकारी होता है, लेकिन वही कह दे असरकारी काम असरकारी होता है, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो संगम और संधि में अंतर क्या है कि दो शब्दों के बीच में दिया जाने वाला विराम संगम है, और अगर हम उसमें विराम या पॉज नहीं दे रहे हैं और दो शब्द एक दूसरे से सट जाते हैं तो वहां पर जो इफेक्शन होता है उसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। हिंदी में संधि नहीं होती, संस्कृत में संधि होती है, पर हम हिंदी में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैक्सिमम 60% वर्ड्स हम जो इस्तेमाल करते हैं वो तत्सम के होते हैं, इसलिए हिंदी भाषा में हम संस्कृत में होने वाली संधि को पढ़ते हैं। हम हिंदी में क्या करते हैं, अल्प प्राण को महाप्राण, महाप्राण को अल्प प्राण, दो वर्ण में से किसी एक को हटा देते हैं, है ना। इस प्रकार उच्चारण हमारे लिए होता है। रात जगह से रत जगह, पानी घाट से पन घट, लेना देना से लेन देन हो जाता है, छोटा भैया से छुट भैया हो जाता है, बड़ापन से बड़प्पन हो जाता है ना, लाखपति से लखपति हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हमारे लिए आपके हिंदी में चीजें हो जाती है कि दूध वाला हो गया, ताक पर न बोलकर के ताक पर संस्कृत में होने वाली संधि हम हिंदी में पढ़ते हैं, और यह संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, है ना, और एक होती है हमारे लिए कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब ये जो वृद्धि और गुण स्वर संधि है ये इसके उपभेद हैं। तो व्यंजन संधि और स्वर संधि की पहचान क्या होगी? देखिए, पहले शब्द का अंत यदि स्वर है, दूसरे शब्द की शुरुआत भी यदि स्वर है, तो दो स्वरों के मिलने से जो संधि होगी वो स्वर संधि कहलाएगी। इसकी पहचान क्या है? किसी भी शब्द में दीर्घ आ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, दीर्घ ऋषि का री, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का औ, है ना। और हमारे लिए जो आरिफ वर्ण है तो सभी हमारे लिए स्वर संधि कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, व्यंजन संधि की खासियत क्या है? पहले का शब्द यदि व्यंजन है, होने वाली संधि यदि स्वर या व्यंजन है, ऐसी सिचुएशन में व्यंजन की पहचान क्या है? पहले शब्द के अंत में यदि हलंत है, तो यहां पर क्या हो रहा है? विपत धन जाल कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब इसी में देखिए, व्यंजन संधि की खासियत क्या होगी कि पहले शब्द के अंत में हलंत होगा, डजंट मैटर कि स्वर है या व्यंजन। दूसरी बड़ी बात, यदि यह व्यंजन स्वर से मेल करेगा तो यह स्वर इस व्यंजन में क्या बन जाएगी? मात्रा बन जाएगी। और अगर यह व्यंजन व्यंजन से मेल करेगा तो एक अर्ध व एक पूर्ण, एक अर्ध और एक पूर्ण अक्षर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए 1.5 वर्ण होंगे, 1.5 वर्ण वाले एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि उन्नति, जैसे कि उद्गम, है ना, जैसे कि सज्जन। कब होगा? जब व्यंजन के बाद व्यंजन आएंगे। लेकिन स्वर है जैसे कि वाक, धन, ईश कह रहा है, तो इसमें परिवर्तन तो हुआ परंतु स्वर उसमें मात्रा के तौर पर जुड़ जाएगी और वाक ईश से बन जाएगा वागीश। क्लियर हो गया?
ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि स्वर संधि किसके मध्य होगी? स्वर संधि होगी हमारे लिए सजातीय स्वर के मध्य, आपकी दीर्घ स्वर संधि, ठीक। और विजातीय स्वर के मध्य क्या होगी? हमारी वृद्धि, गुण, यण और अयादी स्वर संधि। और संस्कृत में 8 प्रकार की स्वर संधि है और हिंदी में केवल 5 प्रकार की स्वर संधि पाई जाती है। दूसरी बड़ी बात, किसी भी शब्द के बगल में लगी हुई विसर्ग और इसके बाद में यदि आता है स्वर या इसके बाद में आता है व्यंजन, तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था विपत धन जाल बराबर विपत जाल। तो मैंने बताया कि 1.5 वर्ण वाले उदाहरण, और सबसे बड़ी बात हलंत अगर है तो वहां पर हमारे लिए हो जाते हैं व्यंजन संधि। डजेंट मैटर कि यहाँ पर व्यंजन आ रहा है कि स्वर आ रहा है, संधि की पहचान है कि यहाँ पर हलंत होगा, इधर स्वर या व्यंजन कुछ भी होगा, तो बिना किसी डाउट के यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, तो मैंने अभी यही बताया कि स्वर संधि में पहले शब्द के अंत में स्वर होगा और दूसरे शब्द की शुरुआत भी स्वर होगी, तब वहां पर हमारे लिए स्वर संधि होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निष्कालंक, निष्कलंक, निष्कलंक या निष्कलंक। ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने पहचाना क्या कि ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब क्या कहता है? विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर, है ना, कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो। ठीक है ना, अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर की क्या हो? मात्रा हो। ठीक। होने वाली संधि क्या हो? होने वाली संधि क, ख, प, फ, ट या ठ हो। ऐसी सिचुएशन में यह विसर्ग है जो षटकोण के श में बदल जाता है। ठीक है ना, इसलिए आविह धनकार से बन जाता है आविष्कार, है ना, निष्ठुर से बन जाता है निष्ठुर, दुह कलंक से बन जाता है दुष्कलंक और निह कलंक से बन जाता है निष्कलंक। क्लियर हो गया? तो नियम ध्यान रखिएगा कि विसर्ग से पहले यदि अ आ को छोड़कर अन्य स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि क ख प फ ट ठ में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग षटकोण के आधे श में बदल जाता है। तो दुह परिणाम से दुष्परिणाम, निह परिणाम से निष्परिणाम, निह फल से निष्फल, दुह ट से दुष्ट, इह ट से इष्ट जैसे उदाहरण यहाँ पर बने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुकरण, निहत्था, व्याकरण या आगमन। देखने वाली बात है कि अनुकरण में केवल एक उपसर्ग है, अनु तो अनु उपसर्ग है, निहत्था में एक उपसर्ग है, आगमन में एक उपसर्ग है, पर इसमें हमारे लिए उपसर्ग है वी धन आ धन करण, है ना। अब यहां से ई और यहां से आ, ठीक है ना, हमारे लिए क्या बना देता है? यहाँ पर इया बना दिया और यहाँ पर हमारे लिए वह अधूरा हो गया। ठीक है ना, तभी तब व्याकरण बना। तो कितने उपसर्ग हैं? वी और आ करके 2 उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादी, गुण, दीर्घ या यण। ठीक है ना। अब देखने वाली बात है कि मैंने यहाँ बताया था कि जिसमें दीर्घ उ की मात्रा, तो यहाँ पर हमारे लिए होगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक। इस संधि की खासियत है कि दीर्घ स्वर संधि किसके मध्य होती है? सजातीय स्वर के मध्य होती है। ठीक है ना। जब अ और आ के बाद में ई और ई के बाद में उ और उ के बाद में, ठीक है, साथ ही हमारे लिए री और री के बाद में। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं क्या कहना चाहती हूं, यहां पर देखिए, जहां 2 समान वर्ण अक्षर मिलते हैं तो सजातीय स्वर के मध्य होती है दीर्घ स्वर की संधि। तो जहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋषि का री, दीर्घ ऋषि का री आता है ना, तो वहां पर होता है हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि। तो विद्या आलय से विद्यालय, हरि ईश से हरीश, भानु उदय से भानुदय और मातृऋण से मातृण। अब देखिए, धातु धन उष्मा,
धातु धन उष्मा। यहाँ से छोटा ऊ है और यहाँ से ऊ है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, दीर्घ ऊ, इसलिए धातु उष्मा से क्या बन गई, धातुष्मा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि सजातीय स्वर के मध्य हमारी कौन सी संधि पाई जाती है, दीर्घ स्वर संधि पाई जाती है। किसी भी शब्द में यदि उदय मिलता है, किसी भी शब्द में उत्सव मिलता है, मतलब ये छोटा ऊ होगा। किसी शब्द में उष्मा मिलता है, किसी शब्द में ऊर्जा मिलता है, किसी शब्द में उर्मी मिलता है, तब यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार ईश कहता है, इसी प्रकार ईश्वर कहता है ना, ईश और ईश्वर कहता है, तब हमारे लिए दीर्घ ई की मात्रा होगी। यदि वो इंदु कहता है या हमारे लिए इंद्र कहता है, तब वहां लघु ई की मात्रा होगी। क्लियर हो गया बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। अयादी स्वर संधि क्या होती है, इसे चतुष्टय स्वर संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वृद्धि स्वर संधि की प्रक्रिया को पलट दिया जाए तो अय आय अव आव जैसे उदाहरण जहां होते हैं वहां अयादी स्वर संधि होती है। दूसरी बड़ी बात, गुण स्वर संधि क्या होती है, दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अब अयादी स्वर संधि में हमें क्या मिलता है, अय आय अव आव आई और आवु जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, य और व जो है तीन अक्षर के शब्द के बीच में आता है। गुण में क्या होते हैं, गुण में हमें ए, हमारे लिए ओ और अर का निर्माण होता है ना। अ और ई से बनता है ए, अ और उ से होता है ओ, अ और री से होता है अर। और ये किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर के ऊपर मात्रा के तौर पर जुड़ते हैं। देव इंद्र से देवेंद्र, सूर्य उदय से सूर्योदय और राजा ऋषि से राजर्षि। दीर्घ का मैंने बता दिया, अ और अ से आ, ई और ई से ई, उ और उ से उ, री और री से री हो जाते हैं। यण स्वर संधि क्या होती है, गुण स्वर संधि की प्रक्रिया को पलट दिया जाए और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व का निर्माण होता है, तब वहां यण स्वर संधि होती है। और इसकी पहचान है कि यज्ञ के या और वचन के व का पहले का अक्षर जो है वो अधूरा होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और इस तरह देखा जाए तो अत्याचार कहेगा तो यण स्वर संधि है, अत्यधिक कहेगा तो यण स्वर संधि है, पर्यावरण कहेगा तो यण स्वर संधि है। ठीक है ना, अन्वय कहता है, अन्वेषण कहता है तो यण स्वर संधि की कैटेगरी में आएंगे। इवन हमारे लिए जब इसमें त्रिशूल का तरह मात्राज्ञा, पित्राज्ञा है ना, मातृच्छा, पितृच्छा कहेगा, तब हमारे लिए यण स्वर संधि। और आजकल ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हर रूल को बहुत डिफाइन करने के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं हो पा रहा है बेटा, पर फिर भी कोशिश कर रही हूं मैं कि आपको एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएं। तो यहाँ तो मैंने आपको संधि के प्रोसेस बताए, उसमें ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पर हमारे लिए आपकी 5 संधि हो गई। अब अगर मैं वृद्धि स्वर संधि की बात करती हूँ तो वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, गुण स्वर संधि की प्रक्रिया से बना हुआ वर्ण यदि अ और आ से मिलता है तो मात्रा वृद्धि हो जाती है। ए कन्वर्टेड इंटू ए, ओ कन्वर्टेड इंटू औ, इसलिए मतैक्य, सदैव, तथैव, गताश्वर्य कहता है। ठीक है ना, वनौषधि कहता है, उसी प्रकार परमौषधि कहता है, तो वृद्धि स्वर संधि होती। कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल दीर्घ स्वर संधि है जो जातीय स्वर से होते हैं, बाकी गुण, वृद्धि, यण और अयादी जो है हमारे लिए आपकी किस में होती है, विजातीय स्वरों में होती है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में बता दूं आपके एग्जाम के लिए कि जब हम आ, ई, उ, री और री के साथ में फिर से वही आ, ई, उ और री को मिलाते हैं तो सभी मिलकर हमारे लिए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋषि का री बन जाते हैं। मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋषि का री बन जाते हैं और ये होती है हमारे लिए कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर हो गया कि जहां दो समान वर्ण अक्षर मिलते हैं तब वहां होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, जब हम इस अ से मिलाते हैं किसको अ से मिलाते हैं ई को तो ये ए हो जाता है, अ से मिलाते हैं उ को तब हमारे लिए ये ओ हो जाता है, अ से मिलाते हैं यदि हम ऋषि के री को तब यह हमारे लिए अर हो जाता है। ठीक है ना, तो जब हम अ या आ के साथ में
अ या आ के साथ में हम इनको मिलाते हैं तब हमारे लिए ए ओ अर बनता है, मतलब एडी का ए, ओखली का ओ और हमारे लिए अर की मात्रा। ये जो मात्रा बनती है वो शब्द के दूसरे या शब्द के तीसरे, शब्द के दूसरे, है ना, शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर की मात्रा होती है। क्या बन जाती है? उसके अक्षर की क्या बन जाती है? ये मात्रा हो जाती है। क्लियर हो गया? अक्षर की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो देवेंद्र है, वनोश आपका प्रबोधय है, राजर्षि, महर्षि, ये सब किस में आ जाते हैं? गुण स्वर संधि में आते हैं। ये मैंने क्यों लिखा कि अ और ई अगर मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला शब्द लघु ही हो। कभी कभी पहला शब्द लघु है, दूसरे की शुरुआत भी लघु है। कभी पहले का अंत दीर्घ है तो दूसरे की शुरुआत लघु है। कभी पहले का अंत लघु है तो दूसरे की शुरुआत दीर्घ है। तो कभी दोनों लघु या दीर्घ हो सकते हैं। इसलिए जब अ के बाद में यदि ई आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अ से उ मिलता है तो ओ हो जाते हैं। अ से री मिलता है तो अर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट वन। जब यही अ और आ क्या होता है? जब यही अ से मिलता है ए तो किस में बदल जाते हैं? ए की मात्रा में। यही अ जब ओ से मिलता है तब बदल जाते हैं औ की मात्रा में। और ये संधि क्या हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि हो जाती है ना। तो यहाँ पर ऋषि के री का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बड़ी बात, यह भी दूसरे या तीसरे वर्ण की मात्रा होती है। दूसरे या तीसरे वर्ण की क्या होती है? मात्रा होती है। गतैश्वर्य, राजैश्वर्य, महौषधि, वनौषधि कहता है तो ठीक है ना। अब आती है कि गुण की प्रक्रिया, गुण की प्रक्रिया पलटने पर, गुण की प्रक्रिया पलटने पर बन जाती है हमारे लिए कौन सी संधि? यण स्वर संधि। गुण की प्रक्रिया को पलटने से बन जाती है यण स्वर संधि। कि ई और अ से मिलकर हो जाता है ईया, री और अ से मिलकर हो जाता है र, री और अ से मिलकर हो जाता है हमारे लिए ल, और इसी प्रकार उ और अ से मिलकर हो जाता है उआ। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन का निर्माण हुआ, इसलिए इसे यण का गण भी कहते हैं। और यण स्वर संधि गुण की प्रक्रिया को पलटने से बनती है। यज्ञ के य और वचन के व का पहला अक्षर क्या होगा? अधूरा। पहला अक्षर क्या होगा यहाँ पर? अधूरा। जैसे कि अत्याचार कह रहा है ना। इसी प्रकार अन्वेषण कह रहा है, तो पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा? व और य के पहले का अक्षर क्या होगा? यहाँ पर अधूरा होगा। ठीक है ना। जैसे कि प्रत्याहार, ठीक है ना, जैसे कि अभ्यागत, ठीक है ना, जैसे कि अध्यक्ष कह रहा है, ठीक है ना। तो य के पहले का अक्षर अधूरा होगा। ठीक है, उसी प्रकार अन्वय है, अन्वेषण है, तन्वंग है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बड़ी बात कि त्रिशूल का त्र कहीं भी मिलेगा, जैसे कि मात्राज्ञा, जैसे कि पित्राज्ञा, तब हमारे लिए क्या होगा? ये तब हमारे लिए यण स्वर संधि होंगे। ठीक है, अगली बड़ी बात कि अयादि स्वर संधि क्या होगी? जो मैंने पहले बताया कि अय, आय, अव, आव, अयादि। अब ये किससे बनेगा? ये बनेगा वृद्धि की प्रक्रिया को पलटने से। वृद्धि की प्रक्रिया को पलटने पर, वृद्धि की प्रक्रिया को पलटने पर, है ना, क्या मिलेगा? इसे चतुष्टय स्वर संधि भी कहते हैं। अय, आय, अव, आव, इसी प्रकार आई, आवु, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा? 3 अक्षर के शब्द होंगे और 3 अक्षर के शब्द में यज्ञ का य और वचन का व मोस्टली बीच में पाया जाएगा। भविष्य है, पवित्र है ना, नायक, गायक, नायिका, गायिका, शावक कहता है, तो ये इसकी पहचान है। क्लियर हो गया? तो स्वर संधि समझ में आ गया पूरा? ठीक, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कहता है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी कहता है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन डी कहता है संबंध तत्पुरुष, और ऑप्शन डी कहता है करण तत्पुरुष। सबसे पहली बात, जनतंत्र, तो जनता का तंत्र, जनता का तंत्र, तो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। तो सबसे पहली बात कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं?
जिस समास का प्रथम शब्द पद, जिस समास का प्रथम शब्द पद सेकेंडरी होता है, गौण होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो जिस समास का प्रथम शब्द पद गौण, द्वितीय पद प्रधान हो, वहां पर होता है तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, जब इस समास को विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय, समासिक पद रचना का विग्रह करते समय, है ना, समासिक पद रचना का जब क्या किया जाता है, विग्रह, विग्रह करते समय कर्म से लेकर, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, तो कर्म से लेकर अधिकरण तक की क्या मिलती है, कारक विभक्ति, है ना, क्या मिलती है, कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक विभक्ति की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह अगर प्रथम शब्द में कर्म कारक है तो कर्म तत्पुरुष, करण कारक है तो करण तत्पुरुष, संप्रदान है तो संप्रदान तत्पुरुष, आपका अपदान है तो अपदान तत्पुरुष, संबंध है तो संबंध तत्पुरुष और अधिकरण है तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। विभक्ति के तौर पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। तो तत्पुरुष के 6 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं और 2 इसका उपभेद हो जाता है। एक है अलुक समास और एक है हमारा नन्य समास। तो जब समासिक पद रचना को विग्रह किया तो तंत्र है किसका, जनता का, तो संबंध है, तंत्र का संबंध किससे है, जनता का, तो संबंध तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार संप्रदान में अगर कहता है, जैसे कि हमारे लिए कहता है राह खर्च, है ना, खर्च की आवश्यकता है किसके लिए, राह के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगर एग्जाम्पल कह रहा है गगन चुंबी, चूम रहा है किसको, गगन को, तो कर्म है गगन, ठीक है ना। अब करण कह रहा है, जैसे कि तुलसी रचित कह रहा है ना, तो रचा गया किसके द्वारा, तुलसी के द्वारा। तो जिस समासिक पद रचना में प्रथम शब्द पद गौण या सेकेंडरी हो, उत्तर पद की प्रधानता हो और समस्त पद को विग्रह करते समय कर्म से अधिकरण की विभक्तियां मिल जाएं, तब उस समास को विभक्तियों के अनुसार नाम दिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए अगर एग्जाम्पल है अपदान, जैसे कि पथ भ्रष्ट कहता है, पथ भ्रष्ट, किससे भ्रष्ट है, पथ से, तो यहां पर क्या होगा, अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अब अगर कहता है प्रेम मग्न, है ना, मग्न है किसमें, प्रेम में, तब हमारे लिए क्या बन जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जिस समास में प्रथम पद में कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण कारक हो, द्वितीय पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो और समस्त पद के विग्रह में उससे संबंधित विभक्तियां प्राप्त हो, तब वहां पर नाम के आधार पर, उनकी विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। अब प्रिय सखा कहता है तो प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, तो जहां प्रथम शब्द पद उत्तर पद की क्या बताएं, विशेषता, जहां प्रथम शब्द पद क्या हो, विशेषण का हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो। तो जिस समास में प्रथम शब्द पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, या पहला शब्द उपमेय का हो, उत्तर पद उपमान का हो, या दोनों एक ही रूप के हो जाएं, तब वहां कर्मधारय समास होते हैं। इस समास में कभी उत्तर पद प्रधान होता है, कभी पूर्व पद प्रधान होता है और यही वजह है कि नील कमल में विशेषण का पहला पद में होना विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 10-20 कह रहा है तो विशेषण उभय पद कर्मधारय है ना। चरण कमल कह रहा है तो रूपक अलंकार वाले उदाहरण हैं। कर कमल कह रहा है तो रूपक अलंकार वाले, पुत्र रत्न, स्त्री रत्न, तो सब हमारे लिए कर्मधारय की कैटेगरी में आते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वहां कर्मधारय समास होता है। सबसे पहली बात कि कर्मधारय समास जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताकर रुक जाए, कि पहले पद के द्वारा दूसरे शब्द पद की विशेषता बताई जाए, या पहला शब्द दूसरे के साथ में तुलना करे, या दोनों
के गुण में इतनी समानता हो कि एक ही रूप के हो जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होते हैं। और कर्मधारय समास को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहा जाता है। तो समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहा जाता है ना। दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं, जब दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को क्या कहा जाता है? समस्त पद, या उसे क्या कहा जाता है? समासिक पद कहा जाता है, ठीक है। जब समस्त या समासिक पद में होते तो उनको जोड़ने वाली जो विभक्तियां हैं वो लुप्त होती हैं, और दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने वाली विभक्तियां जब लुप्त होकर एक रूप धारण करती है, वो रूप है हमारा संक्षिप्त रूप। और यही संक्षिप्त रूप को धारण करने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और यही संक्षेपीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया पद बनाते हैं तो इसे समस्त या समासिक पद कहा जाता है। जब ये समस्त पद में होते हैं तो इनको जोड़ने वाली जो विभक्ति होती है वो लुप्त होती है, लेकिन जैसे ही इनको विग्रह किया जाता है पुनः एक बार फिर से विभक्ति दिखाई देते हैं। नीला है जो गगन, तो नील गगन कह दिया तो समस्त पद हो गया। नीला है जो गगन कह रहे हैं तो विभक्ति फिर से दिखाई दी। दूसरी बड़ी बात कि कितने भी शब्द पद क्यों ना जुड़े, कभी भी समस्त पद बनेगा तो केवल दो पद ही बनेंगे। पहले प्रयोग होने वाले पद को पूर्व का पद या हम उसे प्रथम शब्द पद कहेंगे, और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद या उसे पर पद कहा जाएगा, ठीक है। और इस तरह समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6। समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। अब तक दादा, ठीक है ना। अ से बना अव्ययी भाव समास जिसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा है ब से बना बहुव्रीहि समास जिसको कहते हैं एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। त से बना तत्पुरुष समास जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। क से बना कर्मधारय समास जिसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। द से बना द्वंद्व समास जिसको कहते हैं कपलेटिव कंपाउंड। और द से बना द्विगु समास जिसको कहते हैं न्यूमेरियल कंपाउंड, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक वाले उदाहरण अव्ययी भाव समास हैं। जिस समास का प्रथम शब्द पद एक अव्यय या अविकारी प्रधान हो, समस्त पद एक अविकारी शब्द हो, वहां अव्ययी भाव समास होते हैं। जिस समास में हमारे प्रथम पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता हो और कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण विभक्ति वाले उदाहरण होंगे तो तत्पुरुष समास होंगे, जिसके 2 उपभेद हो जाएंगे, आपका अलुक समास और नन्य समास, ठीक है। जिस पद में दोनों पदों की प्रधानता है और एक योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों पदों को विग्रह करते समय संयोजक शब्द की आवश्यकता महसूस हो तो इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाते हैं। पहला शब्द पद कभी प्रधान है, कभी उत्तर पद प्रधान है, कभी दोनों पद प्रधान है। विशेषण विशेष्य वाले, उपमेय उपमान वाले और रूपक वाले उदाहरण हमारे लिए कर्मधारय समास की कैटेगरी में आते हैं। जिस समास में पहला शब्द एक संख्यावाची प्रधान है और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है तो द्विगु समास हो जाते हैं। गुणवाचक विशेषण है कर्मधारय और संख्यावाची विशेषण है द्विगु समास। क्लियर हो गया। ये सारी खूबियां होकर भी जिस समास में अविकारी शब्द होकर, नकारात्मक शब्द होकर, उपमेय उपमान होकर, रूपक वाले होकर, आपके कारक विभक्तियां होकर, उपसर्ग होकर, यहाँ तक कि विकारी शब्द के बीच में हमारे हाइफन होकर, दोनों पदों के बीच में हाइफन होकर भी जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद अप्रधान होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, कोई तृतीय पद की प्रधानता है तो सब हमारे लिए बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। तो एग्जाम ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? भी क्वेश्चन ने आपको पूछा था यहाँ पर आपका संप्रदान, कर्म, संबंध और तत्पुरुष, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे थे ना, प्रेम सखा काम चोर कहते हैं तो काम से चोरी तत्पुरुष समास है, जन्म जन्म से लेकर अब तक कहता है तो यहाँ पर हमारे लिए तत्पुरुष समास हुआ। और क्या हुआ, काम से चोरी अगर कह रहा है तो करण तत्पुरुष हुआ, है ना,
किसी से चोरी, काम से। जन्म कहता है जन्म से लेकर अब तक, तो यहाँ पर हमारे लिए अव्ययी भाव समास हुआ। और सपरिवार कहता है परिवार के साथ, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास के 6 भेद हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, संख्या बहुव्रीहि, सह बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि, मध्यम पद बहुव्रीहि, है ना, मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि, और 2 उपभेद भी है, प्रादि समास और आपके नन्य बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सपरिवार मतलब परिवार के साथ कह रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए? मुहावरा लोकोक्ति कवर किया, उपसर्ग प्रत्यय कवर किया, संधि और समास को कवर किया है। आने वाले लेक्चर वीडियो में बचा हुआ टॉपिक जैसे कि वाक्य विचार बचा हुआ है, वाक्य शुद्धिकरण बचा हुआ है, और कुछ और क्वेश्चन के साथ में मिला करके विराम चिन्ह हो गए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। आज की क्लास में मैंने 18 प्रश्न के माध्यम से बहुत डिटेलिंग करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेलिंग करने की मैं हर बार संभव प्रयास करती हूँ। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।